अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक समूह स्थिति में सामान्यतः एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस कैसी होती है? समान रहती है, बेहतर होती है, क्षय होती है, या इनमें से कोई नहीं? यस, बेहतर होती है, क्योंकि जब हम ग्रुप में रहते हैं ना तो हम दूसरों से अच्छा करने का तो एफर्ट करते ही हैं। तो एक समूह के अंदर डेफिनेटली जो एक स्टूडेंट होती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती है लगभग, क्योंकि हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं ना, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शैक्षिक स्तर में रचनात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट या दत्त कार्य? तो हमारा आंसर जो हमारा रहेगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विशेषताओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? विभिन्न परिस्थितियों में संगत होना, काफ़ी समय तक स्थिर होना, गुणों में होने वाले विचलन के कारण व्यक्तित्व में विभिन्नता का होना। तो ये जो तीनों लाइन हैं इसके लिए किस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं? कारक, शील गुण, आयाम या फिर स्तर? तो इसके लिए हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? स्मरण योग्यता, संगीत की योग्यता, वाक्पटुता या तार्किक क्षमता? तो इसमें हमारा आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। क्लार्क हल्के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का लक्ष्य क्या है? आवश्यकता का ह्रास, प्रणोद का ह्रास, अभिप्रेरणा का ह्रास या प्रोत्साहन का ह्रास? तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शिक्षक के रूप में आप यौन शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों के उनके शारीरिक बदलावों को एडजस्टमेंट करने में सहायता प्रदान करती है। बी ऑप्शन, इस पर प्रशिक्षण या प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा विद्यालयों में नहीं देना चाहिए। या सी ऑप्शन, यह माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को यह सब बताएं। डी, इससे विद्यालय के वातावरण को बाधित करने की संभावना होने लगती है। तो अगर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करूं तो डेफिनेटली हमको क्या करना चाहिए, ये सभी स्कूल्स में हमको अनिवार्य कंपल्सरी कर देनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता लगता रहेगा कि उनमें जो बॉडली चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर, वो किस वजह से हो रहे हैं। तो उनको समझने में, उसको एडजस्ट करने में उनको हेल्प करने वाली है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सिक्स का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हल के प्रबल सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है? गणितीय सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत या समीपता अनुबंध सिद्धांत? तो डेफिनेटली इसका आंसर बनेगा समीपता अनुबंध सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है? मानवतावाद, कार्ल रोजर्स, प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स, संरचनावाद, जॉन बी वाटसन, डी, मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्रायड? तो इसमें हमारा आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था? बी एफ स्किनर ने, कर्ट कोफका ने, मैक्स वर्थिमर या गैनी ने? तो इसका हमारा आंसर बनेगा ए। यस, बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबके छोड़ रहा हूँ, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, सी या डी। सी या डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए एग्जैक्ट आंसर क्या है। 50-50 मैंने कर दिया है। सी या डी में से कोई एक आंसर है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक लेके चल रहा हूँ। 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऋणात्मक पुनर्बलन के लिए सही कथन है? ऋणात्मक पुनर्बलन तथा दंड दोनों एक ही है। ऋणात्मक पुनर्बलन की उपस्थिति में अनुक्रिया के दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, या ऋणात्मक पुनर्बलन अवांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना घटाता है, या ऋणात्मक पुनर्बलन वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है? तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक प्रबलन नहीं प्रदान किया जाता? अव्यक्त अधिगम,
या अंतर्दृष्टि अधिगम, या सामाजिक अधिगम, या शाब्दिक अधिगम? तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारा बनेगा अव्यक्त अधिगम, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। उद्दीपन प्रसूत व्यवहार संबंधित है, प्रतिवादित व्यवहार से, स्वैच्छिक व्यवहार से, उत्सर्जित व्यवहार से, या क्रिया प्रसूत व्यवहार से? तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर हमारा बनेगा डेफिनेटली ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है? ए, ज्ञान अनुभव प्राप्त करना तथा इससे संबंधित मानसिक क्रियाओं से। बी, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाओं से, या नैतिकता के विकास संबंधी क्रियाओं से, या सामाजिक संवेदनात्मक प्रक्रियाओं से? तो इसके अंदर अगर हमारा आंसर देखें तो हमारा इसमें भी आंसर हमारा बनने वाला है ए। क्या बनने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में अंतर क्रिया के दौरान एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाते, आप किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, क्या फीडबैक देंगे, क्या प्रतिक्रिया करेंगे? प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, वह आगे पढ़ाएंगे। बी, अपनी योग्यताओं को स्वीकारेंगे, वह अगले दिन उत्तर देने का वायदा करेंगे। या विद्यार्थियों कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मना करेंगे। या विद्यार्थी को इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर हम क्या करेंगे, उनको सजा देंगे। है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, हम क्या आंसर करेंगे? तो हमारा क्या होना चाहिए, हम अपनी योग्यता को स्वीकार करेंगे। भाई मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, आंसर मुझे नहीं पता है, तो डेफिनेटली मैं आपको कल आंसर दे दूंगा या दे दूंगी। तो ऐसा हमको करना सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या होगा? उसको अच्छा परफॉर्म करने तक का इंतजार करें, उसकी निम्न उपलब्धि के कारणों का पता लगाएं, परीक्षा में उसे ग्रेस नंबर दें, या उसके माता पिता से उसे विद्यालय से निकालने के लिए कहें। अब सिंपल सी बात है भाई, कोई बच्चा अच्छी माइंड वाला है, अच्छी उसकी मेमोरी है, अच्छी सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा, तो क्या करोगे आप टीचर हो तो क्या करोगे? डेफिनेटली हम पता करेंगे कि उसका जो रिजल्ट कम आ रहा है किस रीज़न से आ रहा है, उसके कारणों का हम पता लगाने वाले हैं। 17 क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? ये 4 ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? उत्तर परंपरागत स्तर से, परंपरागत नैतिक स्तर से, पूर्व परंपरागत स्तर से, या विशिष्ट अनुक्रिया स्तर से? डेफिनेटली हमारा आंसर रहेगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है? अयोग्य बालकों को, मदरसा व मकतब को, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों को, या उपयुक्त सभी को? मतलब जो हमारा सिलेबस होता है ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इससे किसको हम फ़ायदा देना चाहते हैं? तो डेफिनेटली इसका जो फ़ायदा हम देना चाहते हैं वह हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में संयोजन करते हैं ताकि यह बालक के विकास के स्तर के योग्य हैं, क्या कहलाती है? आकलन, स्कैफोल्डिंग, समायोजन, या अनुदेशन? तो इसका हमारा आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणात्मक चक्र का क्रमिक कदम नहीं है? प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, या प्रेरणा? तो देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनेगा? डेफिनेटली डी। आगे देखिए हमारा, निम्न परीक्षणों में से कौन सा बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, रोशामसी धब्बा परीक्षण, रेविनकृत प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, या मनो नाटक? तो इसमें हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? अभिवृत्तियां हमारी पहचान के स्वरूप प्रदान करती हैं। अभिवृत्ति निर्माण में परिवार का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है। सीखना अभिवृत्ति अर्जन में सहायक है। अभिवृत्तियां समझाने एवं बातचीत द्वारा परिवर्तित हो ही नहीं सकती हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यस, हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 24, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? टर्मैन ने, बिने ने, स्टर्न ने, या स्पियर्समैन ने?
हमारा आंसर इसका होगा, ये हमारा दिया था बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता तो इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रण, अहम केंद्रिक वृत्ति, अंत प्रज्ञात्मक विचार या जीववाद। तो इसको हम कह सकते हैं हमारा बी ऑप्शन, अहम केंद्रिक वृत्ति। आगे देखिए, निम्न में से कौन ज्ञाने की अधिगम सोपानी की सर्वोच्च स्तर की है? सिद्धांत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अभिगम या प्रत्यय अधिगम। तो हमारा 26 क्वेश्चन हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है? शाब्दिक परीक्षण का, सृजनात्मक परीक्षण का, निष्पादन परीक्षण का या व्यक्तित्व परीक्षण का? डेफिनेटली निष्पादन परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, देन हम 29 देखेंगे। बीने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वह क्या कहलाता है? टर्मिनल वर्ष, आधार वर्ष, क्रेडिट या वास्तविक आयु? तो इसको हम बोलते हैं आधार वर्ष। 29, मैक्लेलैंड का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? उपलब्धि, संबंध की आवश्यकता, आक्रामकता अभिप्रेरणा या शक्ति अभिप्रेरणा? तो डेफिनेटली इसका आंसर रहेगा उपलब्धि, अचीवमेंट जिसको हम कह सकते हैं। यस, अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, आपकी कक्षा की एक छात्र से पाठी द्वारा तंग किए जाने की शिकायत आपसे करती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? छात्रा के अभिभावक को कहेंगे कि वह छात्र को सबक सिखाएं, बी छात्रा की शिकायत को नजरअंदाज कर देंगे या छात्रा को शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन देंगे, छात्र के ऐसे व्यवहार की निंदा तथा भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे तथा लिंग संवेदनशीलता सिखाएंगे, या डी छात्रा में कोई गलती ढूंढेंगे जिसके कारण छात्र सहपाठी उसे तंग करते हैं। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अगर आप सब्जेक्ट के बिहाफ पे भी ना देखें तो डेफिनेटली आप सी आंसर को ही मार्क करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो, ये नॉलेज आप और बच्चों तक भी ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लिबिडो है, काम शक्ति क्या है? भौतिक ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, यौन ऊर्जा है या फिर भावनात्मक ऊर्जा है? तो इसमें से हमारा जो आंसर बनेगा ये है हमारी बी। यस, ये हमारी एक यौन ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम सीखने का प्राथमिक सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का नियम, समीपता का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम? सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी, समीपता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अशक्तता में समावेशित है श्रवण या मांसपेशी अशक्तता, मानसिक मंदन, भावनात्मक गड़बड़ी या भाषा के समझने या प्रयोग करने का विकार? तो इसमें हमारा जो बनेगा आंसर बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा है हरमन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? शाब्दिक अधिगम, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या बुद्धि? तो इसमें हम देखें तो ये शाब्दिक अधिगम में जाना माना नाम है। क्या? हरमन एबिंगहॉस। हमारा आंसर क्या बनेगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेस्टिलेंजर ने दिया है? कार्यात्मक सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, सामाजिक समानता सिद्धांत, संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत? फिफ्थ क्वेश्चन, हमारा आंसर इसका बनेगा डी। यस, डी। अब है, जब प्रतिमाएं किसी विशेष स्थान, दिनांक व समय सहित हमारी स्मृति में जम जाती हैं तो वे कहलाती हैं फ्लैश बल्ब स्मृति, आत्मकथात्मक स्मृति, जीववाग्र स्मृति या मिथ्या स्मृति? तो हमारा आंसर बनेगा इसका ए। क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मूल्य हम परिवार और समाज से सीखते हैं वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में, बाहरी अभिप्रेरणा कारकों के रूप में या मानसिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में या भौतिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में? तो सेवेंथ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की मापनी नहीं है? तो ये हमारा
क्या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी, बी ओसगुड की शब्दार्थ विभेदक मापनी, या सी थर्स्टन की समान आभास मापनी, या डी गटमैन की चित्र कुंठा मापनी। तो हमारा ये 8th क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा डी। यस डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डेनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि या संज्ञानात्मक बुद्धि। तो इसका हमारा बनेगा ये हमारा भावनात्मक बुद्धि, सी। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है हर विद्यार्थी के सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशिष्टता को समझना, बी स्कूल में लंबे समय तक विद्यार्थी को रोकना जिससे वह अधिक पढ़ाई करे, सी प्रतियोगिताओं के लिए अतिरिक्त अनुशिक्षण देना, डी बच्चों के गृह कार्य करवाने का अभिभावकों पर भार कम करने के लिए। तो जो उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है वो हमको बताना है क्या है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा ए हर विद्यार्थी के सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशिष्टता को समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं, 7, 3, 10 या 14। तो इसका आंसर हमारा डेफिनेटली क्या बनने वाला है, 7 बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, थर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया के लिए सत्य नहीं है। ए अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रयत्न व त्रुटि की प्रक्रिया है, या अधिगम केवल अंतर्दृष्टि द्वारा ही आता है, या अभ्यास अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये इसका आंसर हमारा बनेगा सी। क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है जीवनी शक्ति का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, भगवान का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये डेफिनेटली हमारा मानव व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक बालक की काल अनुक्रमिक उम्र 60 महीने है तथा उसकी मानसिक उम्र 72 महीने है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बोले तो IQ क्या होगी, 84, 100, 120 या 92। आंसर देखिए, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। यदि एक बालक की कालानुक्रमिक उम्र 60 महीने है तो और उसकी मानसिक उम्र 72 महीने है तो उसकी IQ क्या होगी, 84, 100, 120 या 92। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए या सी में से कोई एक है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके जाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व को हृदय रोगों के खतरे की संभावना वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। ए प्रकार का व्यक्तित्व, बी प्रकार का, सी या जेड प्रकार का व्यक्तित्व। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 16, कार्ल रोजर्स बल नहीं देते हैं अशर्त सम्मान पर, सेवार्थी केंद्रित उपागम पर, सविकास जो व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है उस पर, या अचेतन मन पर। तो हमारा आंसर डेफिनेटली बनने वाला है डी। यस, ये इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करते, इस पर ज़्यादा बल नहीं देते हैं। जब अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता व असन्नता दोनों सिद्धांतों का प्रभाव हो तो अधिगम वक्र किस प्रकार का होगा, पॉजिटिव, यू आकार का, उल्टे यू टाइप का, या एस टाइप का। तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर बनेगा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, कोहलर द्वारा चिंपैंजी द्वारा पर किया गया परीक्षण प्रदर्शित करता है अनुबंधन द्वारा सीखना, प्रयत्न व त्रुटि द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, या अव्यक्त अधिगम। तो डेफिनेटली हमारा बनेगा ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पठन विकल्प होता है अधिगम, निर्योग्यता या लचीलापन रहित व्यक्तित्व, या हम इसको कह सकते हैं इंद्रियों की उपक्रिया या विस्मरण। तो 19th क्वेश्चन इसका आंसर हमारा बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा घटक अभिवृत्ति का नहीं है, नैतिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक या संज्ञानात्मक।
तो हमारा आंसर बनेगा इसका नैतिक घटक, नैतिक घटक। 21, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है? यौन अंतर्नोद, मातृत्व अंतर्नोद, या फिर खोज अभिप्रेरणा, या उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर बनेगा हमारा उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी की औसत बुद्धि या IQ होती है 110 120 के बीच में, 19 110 के बीच में, 120 से 130 के बीच में, या 80 to 90 के बीच में। एक जो स्टूडेंट होता है उसकी जो एवरेज IQ होती है किसके बीच में होती है? 22nd क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आंसर हमारा A या B में से एक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख छोड़िए क्या इसका आंसर होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं सोचने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूँ। एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? 12, 15, 23 या 48? 12, 15, 23 या 48? एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? तो डेफिनेटली ये हमारा है C। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है 1 से 3 वर्ष की उम्र में, 3 से 6 वर्ष की उम्र में, 7 से 11 वर्ष की उम्र में, या फिर 11 वर्ष की उम्र के बाद। तो हमारा आंसर बनेगा B। कौन सा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अंग सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण होता है? अपसारी सोच, अभिसारी सोच, विवेचनात्मक सोच, या अमर्थ सोच? तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यक्षीकरण सीखा हुआ व्यवहार है, यह मत दिया गया है मनोविश्लेषणों के द्वारा, या व्यवहारवादियों द्वारा, प्रकार्यवादियों द्वारा, या गेस्टाल्टवादियों द्वारा? गेस्टाल्टवादियों द्वारा। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हमारा बनेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार करना, शिक्षकों के अधिक खाली समय उपलब्ध कराना, या विद्यार्थियों को खाली समय देना, विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में उपस्थित या अनुपस्थित होने का अवसर देना। तो पाठ्यक्रम में जो लचीलापन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? विद्यार्थियों के स्कूल के अनुभव या उपलब्धि में सुधार करना। तो इसका ये टारगेट रहता है। हम इसलिए थोड़ा जो हमारा जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा मापन सबसे निम्न स्तर का मापन होता है? अंतराल पैमाना, अनुपात पैमाना, नामिक पैमाना, या क्रम कोटि पैमाना? तो इसमें ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो सबसे लो लेवल का होता है ना? तो 28 क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन है? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्रायड, G. अल्पोर्ट, या J.B. वाटसन? तो हमारा ये बनेगा आंसर। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट हुआ था वैसे। सिगमंड फ्रायड इसका आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा प्रेक्षणीय परीक्षण नहीं है? रोरशाक का शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, पारिस्थितिक परीक्षण, या TAT परीक्षण? तो 30th क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा बनेगा C। क्या बनेगा? C। तो नॉलेज फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, उनकी आलोचना करना, आलोचना मतलब क्रिटिसाइज करना, या उनसे नेगेटिव बिहेव हम करें। तो अगर हम किशोर अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं अगर उनको हम सहयोग करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है उनके लिए? तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? प्रत्यक्ष शिक्षण, तदात्मीकरण, प्रजातंत्रीय अनुशासन, या अति संरक्षण? तो डेफिनेटली ऐसी कौन सी प्रविधि है जो उपयुक्त नहीं है? बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक ने जो टेक्निक अपनाता है इसमें से कोई एक टेक्निक ऐसी है जो सही नहीं है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो है अति संरक्षण, है ना? कुछ ज़्यादा ही हम ओवर हो जाते हैं कभी कभी। आगे हमारा क्वेश्चन, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। संवेग स्थायी होता है। प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है। संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है। तो इसमें से हमारा जो आंसर बनेगा वो है हमारा B। यस, ये हमारी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है क्योंकि संवेग तो चेंज होते रहते हैं, है ना? आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, समेकित शिक्षा से क्या तात्पर्य है?
व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को विभिन्न कक्षा कक्षाओं में पूरा करना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों से पूरा करना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को घर पर अनुदेश देकर पूरा करना। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी कुछ वीडियोस में आ चुका है, बट मैं आपको इसका आंसर सीधे सीधे नहीं बताऊंगा, आपको मैं हिंट दे देता हूँ। हमारा आंसर ए या सी में से कोई एक है। ए या सी में से कोई एक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? शिक्षक का, माता पिता का, चलचित्रों का, या संगी साथियों का? तो डेफिनेटली किशोरावस्था के अंदर जो हमारा एटीट्यूड जो बनता है ना, हमारा एटीट्यूड बेसिकली बनता है हमारे आसपास के दोस्तों की वजह से, फ्रेंड सर्कल की वजह से। उनके पास गाड़ी है तो हमको भी गाड़ी चाहिए, उनके हेयर स्टाइल्स को देखकर, उनके पास सुख सुविधाओं को देखकर हम भी वैसे वैसे बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि हमको उस टाइप के सर्कल में रहना होता है। इसलिए हमारे एटीट्यूड पर आसपास के लोगों का, हमारे संगी साथियों का स्पेशली ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, या देवी देवताओं की बातें करे। ठीक है ना? तो छात्रों के अंदर, बच्चों के अंदर हम मोरल वैल्यूज़ एक्टिवेट कर सकते हैं, वो डेवलप की जा सकती है। वो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी जब एक टीचर खुद उनके ऊपर वैसे वैसे उसको फॉलो करता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे अक्सर होते हैं ना, टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो टीचर जैसा करेगा, जैसे वो मानेगा, जैसे वो फॉलो करेगा, बच्चे भी वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करना, निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा हमारा डेफिनेटली क्या? बी, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? एक तंत्रीय, अनुज्ञानात्मक, प्रजातांत्रिक, या नियंत्रणात्मक? तो इसमें से देखें किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। इसका आंसर आपको नहीं देने वाला हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको मैं। ए या सी में से हमारा कोई आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। ए और सी में से करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, मैत्रिक संबंधों में भारी कमी होना, या विशेष रुचियों में विस्तार होना। यस, इसका हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना, लेना और लिखना। इस विकास का कारण क्या है? वंशानुगत व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार, या सभी विकल्प सही हैं? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, सही सूचना सुनने से, या गणितीय गणनाएं करने से? तो 11th क्वेश्चन है हमारा। 11th क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर बनेगा डेफिनेटली बनेगा हमारा डी। क्या आंसर है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत मतलब लगातार और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, बालक के सही पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, या केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना? 12th क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। यस, बी बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है? विस्तारता, मौलिकता, विशुद्धता, या नवीनता? तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा विशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, या शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, या पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, या पाठ्य वस्तु का पूर्ण होना? क्वेश्चन नंबर 14। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा बनेगा ए, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। संवेगों का विभेदीकरण किस प्रकार होता है? बच्चे के जन्म के समय, या
शैशवावस्था के समय दौरान या किशोरावस्था के दौरान या वयस्क अवस्था के दौरान संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था जब होती है तो उस वक्त हमारे पास संवेगों का विभेदीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उनकी योग्यताओं का आकलन होना चाहिए। बी, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी, उन्हें चिन्हित कर लेना चाहिए। डी, व्यक्तिपरकता अनिवार्य करना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी, आंसर हमारा बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किशोरों के साथ विशेष रूप से असमयोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्राहित उपागम या डी, आदर्श उपागम। तो डेफिनेटली हमारा इसमें बनेगा हमारा सही क्या नहीं है, क्रिटिसाइज वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये ए बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में या बालक के सांस्कृतिक विकास में। अनुवांशिकता की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो डेफिनेटली हमारा बनेगा बालक के शारीरिक विकास में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, या पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, या इससे समय की बचत होती है। तो 19 क्वेश्चंस का अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास आंसर होना चाहिए हमारा सी, क्योंकि अगर उसको पहले से सब टॉपिक को पता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो जो भी टॉपिक क्लास में लेने जाना है तो वो अच्छे से उसको समझा पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या व्यक्तिनिष्ठा। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारे बनेगा व्यक्तिनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निर्मितवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। बी, ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है। सी, अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरण करता है या छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो 21 क्वेश्चन की अगर बात करें तो आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। 22nd क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये बनेगा अभ्यास, है ना, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? औपचारिक क्रियात्मक अवधि, मूर्त क्रियात्मक अवधि, पूर्व क्रियात्मक अवधि या इंद्रिय गति अवधि। 23rd क्वेश्चन का अगर हम ध्यान से आंसर देखें तो हमारा बनेगा ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक का सृजनात्मक का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है और सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। सामाजिक विकास का स्तर पर कमजोर है, ये उदाहरण क्या है? अंतर व्यक्तिगत अंतर, अंतरा व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत अंतर या मानक योग्य व्यक्तिगत अंतर। तो 24th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सीधा नहीं बताने वाला हूं, आपको मैं हिंट दे देता हूं। ए और बी में से कोई एक आंसर है, ए और बी ऑप्शन में से एक आंसर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको अदरवाइज लेके चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन ये है, आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने व बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिप्रेरणा या अभिवृत्ति। 25th क्वेश्चन डेफिनेटली हमारा आंसर इसका बनेगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाती है। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है, या शैक्षणिक लब्धि होती है, या सामयिक लब्धि होती है, या आध्यात्मिक लब्धि होती है। IQ, AQ, EQ या SQ। कुछ लोग आपने देखा है ना कि नए लोगों में बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नए हैं पुराने हैं, 10 सालों से जानते हैं, 2 दिन से जानते हैं, या 1 दिन से जानते हैं, या 2 मिनट से जानते हैं,
उनके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर संवेगिक लब्धि होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से देखिए क्या हमारा आंसर बनने वाला है। ये हमारा बनेगा डी ऑप्शन। आगे का क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन को आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। इसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। तो बोल दिया भाई तेरे को मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, है ना। तो ये आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन का डी आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह है। यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, अक्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। बी ऑप्शन, यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है। सी, यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। या यह अनुभवजन्य अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्याश मानचित्र तथा सृजनशील लेखक जैसी विधियों का प्रयोग करता है। तो 29 क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा हमारा सी। क्या आंसर बनेगा हमारा? सी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था? अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हम तो गलत कथन बताना था तो हमने डेफिनेटली इसको मार्क कर दिया है। ये हमारा बनेगा सी। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी एटीट्यूड वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? आक्रामकता, सुरक्षात्मकता, अस्वीकरण या पश्चगमन। तो 30th क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा इसका ये पश्चगमन। तो आई होप अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सहयोगी अधिगम के संदर्भ में स्टैड का क्या मतलब है? तो ये वैसे हमको पहले से ही पता है। वैसे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये है रियलिटी में स्टूडेंट्स, टीम, अचीवमेंट, डिवीज़न। तो डेफिनेटली हमारा आंसर इसमें से क्या है? बी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसमें से किस अवस्था के दौरान बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा? डेफिनेटली हमारा बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, किसका उदाहरण है? उसकी जागरूकता का, या काल्पनिक श्रोता या दर्शक का, या आत्म नियमन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन वैसे हमारा पहले भी रिपीट हो चुका है पीछे वाली वीडियोस में। तो डेफिनेटली हमारा इसका आंसर बनेगा बी, काल्पनिक श्रोता या दर्शक का। पहले जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार का आया था कि इस अवस्था में लगता है कि सभी लोग मेरी ओर देख रहे हैं, तो ये काल्पनिक दर्शक का एग्जाम्पल होता है ना। तो ये इसका उदाहरण नहीं है। आगे जो है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है, यह दंड के समान नहीं है, यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता है, यह विशेष आवश्यक वाले बच्चों के लिए उपयोग हो सकता है। तो 4th क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हमारा सी रहने वाला है। यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होता है, संकेत है किसका? पूरी कन्वेंशनल नैतिकता का, या कन्वेंशनल नैतिकता का, या पोस्ट कन्वेंशनल नैतिकता का। ए और सी दोनों सही हैं। तो अगर 5th क्वेश्चन के अंदर आपसे बात करें तो ये लोक संगत नैतिकता का एग्जाम्पल है। यस, 5th का आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 6th क्वेश्चन, कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक, तटस्थ, द्वितीयक या इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा पुनर्बलक है? तो ये हमारा है द्वितीयक, सेकेंडरी पुनर्बलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है।
5-6 वर्ष से 8 वर्ष तक, 9-10 वर्ष से आगे की आयु तक, या 12-13 वर्ष से आगे की आयु तक, या 6 वर्ष से कम आयु के अंदर नैतिकता का विकास हो जाता है। तो 7th क्वेश्चन अगर हम बात करें तो डेफिनेटली नैतिकता, मोरालिटी का जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है वो 9-10 वर्ष की आयु से आगे की आयु के अंदर ये ऐसा विकास हमारे अंदर हो जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, 2 विद्यार्थियों ए और बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई जबकि बी की IQ 30 पाई गई। ए और या बी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में सौम्य बौद्धिक अक्षमता है, बी में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। ए में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है, या दोनों ए और बी सत्य हैं? अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं तो डेफिनेटली इसमें हमारा जो आंसर आने वाला है वो रहेगा हमारा सी। यस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 9th क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं तो फिर इतनी देर में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से 9th क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 10th क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है। यह किसका उदाहरण है? निरीक्षणात्मक अधिगम का, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का, या अंतर्ज्ञान द्वारा अधिगम का? तो डेफिनेटली ये निरीक्षणात्मक अधिगम का, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो कुछ भी करते हैं हमारे बच्चे हमें घर में फॉलो करते हैं, है ना। मतलब जो भी हम अपने बच्चों के सामने करते हैं ना, बच्चे हमें वैसा वैसे ही जज करते हैं, तो वैसा वैसा करना वो स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पूर्व अनुभव पर आधारित नियंत्रण से परे वह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में है अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे को कहा जाता है? अवसाद, सीखी हुई निस्सहायता, नकारात्मक अभिवृत्ति, या मानिया? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो आंसर होने वाला है करेक्ट वो हमारा होगा बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12। जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी B.F. स्किनर के द्वारा, J.B. वाटसन के द्वारा, लेविन के द्वारा, या ली एल थॉर्नडाइक के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होने वाला है सी, लेविन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग होता है नकारात्मक पुनर्बलन में, सजा या दंड में, या पुरस्कार में, या शेपिंग में? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। हिंट दे देता हूँ कि हमारा आंसर ए या बी में से कोई हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से लिखकर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के पीछे जो मोटिवेशन है वह कौन सी है? आंतरिक, बाह्य, शून्य, या इनमें से कोई नहीं? तो डेफिनेटली हमारा इसका आंसर बनने वाला है ये हमारी बाहर की मोटिवेशन है, बाह्य मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? दक्षता क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अधिगम क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हमारा बनेगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया है थर्स्टन ने, स्पियर्समैन ने, बीने ने, या पियाजे ने? यस, तो इसका आंसर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये 16 का भी बी बनने वाला है। 16 का क्या बनने वाला है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कथन पहले आप वह कीजिए, ये एक स्टेटमेंट है, पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये किस की व्याख्या करता है? प्रीमेक्स सिद्धांत की, तैरी के नियम की, अभ्यास के नियम की, निरंतरता के नियम की? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द या पद कौन सा है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर ए या सी में से कोई एक हो सकता है। यस, इसका आंसर ए या सी में से कोई एक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वे नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है कहलाते हैं? संप्रेषण बोले थे कम्युनिकेशन। फोनेटिक्स, फोनिक्स, पारामेटिक्स, या सीमेंटिक्स? तो अगर हम इसकी बात करें इस 19th क्वेश्चन की, तो ये हमारा है सी आंसर। यस, सी। 20th क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जाता है? पुनर्संज्ञान, मेटा संज्ञान, पहचान, या प्रत्यक्षीकरण?
तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ये रहेगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्बलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न लिया जाए क्या कहलाता है? श्रृंखलाबद्धता, शेपिंग, संकेतन या प्रतिरूपण? तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये इसको हम कह सकते हैं शेपिंग। क्या कह सकते हैं? शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लैंगिक स्थायित्व, जेंडर कॉन्स्टेंसी के विकास का जो प्रथम चरण है वो क्या है? लैंगिक स्थिरता, लैंगिक संसूचन या लैंगिक कंसिस्टेंसी या इनमें से कोई नहीं। ये है हमारा 22nd क्वेश्चन। तो डेफिनेटली इसके अंदर हमारा जो बनेगा वो रहेगा जेंडर लेबलिंग। डेफिनेटली हमारा आंसर बी बनने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 और 24। एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थिति में उपयोग करना कहा जाता है। नकारात्मक ट्रांसफर या उच्च पथ स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। 23rd क्वेश्चन, तो इसको हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आंसर हमारा ए या बी में से कोई एक हो सकता है। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ए और बी में से हमारा कौन सा आंसर है। वीडियो को पॉज कर लें, नहीं तो मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थी की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया। आप पुनर्बलन के किस शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं? स्थिर अनुपात, स्थिर अंतराल, चर अनुपात या चर अंतराल? ये 24th क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली इसका आंसर अगर हम चारों में से देखें तो चारों ऑप्शन में से हमारा बनेगा सी आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 25। पीसीएस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है सबलीनता के लिए, संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए या ए और बी दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो ये 25th क्वेश्चन, चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा ए और बी। तो डेफिनेटली हम सी को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है संगठन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या अहम केंद्रीयता। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो बनेगा आंसर वो बनेगा हमारा अनुकूलन। क्या बनेगा? अनुकूलन। 27। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का अवयव नहीं है? रेसिप्रोकल टीचिंग का फैक्टर नहीं है। प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, पूर्वानुमान लगाना या इनमें से कोई नहीं। 27th क्वेश्चन का अगर हम देखें आंसर हमारा बनेगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्म निर्धारण की योग्यता निम्नलिखित चरण की विशेषता है। ठीक है, संवेदी गामक चरण की या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की या इनमें से कोई नहीं। 28th क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन था? स्किनर, सैमुअल किर्क, सिगमंड फ्रायड या विलेहम वुंट। तो 29th क्वेश्चन, ये जो हमारा अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सैमुअल किर्क। क्वेश्चन नंबर 30। यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, है ना। खुद को हम डायरेक्शन देने के लिए हम खुद के साथ कभी कभी हम कन्वर्सेशन करते हैं ना खुद के साथ। तो ये स्टेटमेंट, ये एटीट्यूड, ये जो अप्रोच है, ये किसने दिया है? पियाजे के द्वारा या वाइगोट्स्की के द्वारा, फ्राइड के द्वारा या ब्राउन फेन बिनर के द्वारा। तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एटीट्यूड है, ये जो हमारा अप्रोच है, ये हमारी दी है बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, वाइगोट्स्की के द्वारा। तो आई होप आप वीडियोस और बच्चों के साथ भी शेयर करने। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है तब वह पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया या कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है प्रीमे का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। तो इसका अगर हम प्रॉपर आंसर को अगर मार्क करें तो डेफिनेटली हम इसमें ए को मार्क करेंगे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। चार ऑप्शन है हमारे पास, दृष्टि बाधिता युक्त बच्चों के लिए या अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के लिए या अम्लीय आक्रमण
प्रभावितों के लिए या बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें हमारा आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो इसमें हमारा डेफिनेटली आंसर बनेगा प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। ब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक की बृहत क्षेत्र में समाहित नहीं है? विद्यालय, मूल्य, कानून या रीति रिवाज। तो डेफिनेटली हमारा इसमें आएगा विद्यालय। क्या? विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये वीडियो को पॉज कीजिए, इन ऑप्शंस को एक बार रीड करके देखिए, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। वीडियो पॉज कीजिए। यस, इसका आंसर है हमारा सी। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास के भाषा की महत्व की उपेक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जाती है। कभी कभी लगता है ना हमको कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत मिथक है, काल्पनिक दर्शक है, या एनोरेक्सिया नर्वोसा है, या बुलिमिया नर्वोसा है। तो इसका अगर आंसर देखें तो हमारा ये है बी, काल्पनिक दर्शक। अगला है सेवेंथ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? तो ये 4 पर्सन्स के नेम दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा इसका आंसर। यस, ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसे उसे अपने घर में उसे सजा दी जाती है। तो यह उदाहरण है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुबंधन का, निरीक्षणात्मक अधिगम का, या अंतर्दृष्टि अधिगम का। यस, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बट मैं आपको हिंट देने वाला हूं। ये आंसर हमारा हो सकता है ए या सी में से। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, ए या सी में से कोई एक आंसर है, जो जल्दी से इसको मार्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीछे वाले क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देन आप कमेंट कीजिएगा, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसे कि एल्किंड द्वारा बताया गया है? आदर्शवाद, वाद विवाद की प्रवृत्ति, सुनिश्चितता या जिसको हम कहते हैं अग्रहिता, या विशिष्टता की प्रवृत्ति। तो ये इसमें हमारा आंसर बनेगा सी। यस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है? उपागम, परिहार की, उपागम या द्वय उपागम की, है ना? तो उपागम की बात करें, परिहार द्वंद्व की, परिहार द्वंद्व की, उपागम द्वंद्व की, द्वय उपागम मतलब परिहार द्वंद्व की। तो इसमें अगर हमारा आंसर देखें तो हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन एवं आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं। सी, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। या डी ऑप्शन देखिए, यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। तो इस अगर हम 11th क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये हमारा बनेगा सी। क्या बनेगा? सी, कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है? दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं या दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर करते हैं। सी, नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। डी,
नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पर दृढ़ का मतलब है स्ट्रॉन्ग और कमजोर का मतलब है वीक। तो ध्यान से देखना हमारा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है बीने एवं साइमन द्वारा, कैरोल एवं कैटल द्वारा, या स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा, या वाटसन एवं रेनर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आंसर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना, स्मृति से कविता पाठ करना, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, या पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा डी। क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना, एक व्यस्त नंबर डायल करना, आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना, या प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि मिलना। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा इसमें से आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किशोर बालकों के दिवास्वप्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। दिवास्वप्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। इसमें शरीर के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा आंसर बनने वाला है 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके साथ उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। यह किसका द्योतक है? काल्पनिक दर्शक का, व्यक्तिगत मिथक का, आत्म परिचय पहचान का, यह पहचान संकट का, है ना। कभी कभी हमको लगता है ना कि भाई जैसा मैंने तेरे को प्यार किया आज तक ये प्यार किसी ने नहीं दिया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। ये रियलिटी में एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल मिथक होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। युवक किशोरों की मान्यता होती है कि पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है। व्यक्तिगत मिथक, काल्पनिक दर्शक, आत्मज्ञान या आत्मोद्घाटन। तो अगर इसमें को देखें तो हमारा ये क्या है, ये व्यक्तिगत मिथक। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। जीवन स्पेस बोले तो क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, अंतर्दृष्टि अधिगम का, या लेविन क्षेत्र सिद्धांत का। तो इसका आंसर डेफिनेटली हमारा डी बनने वाला है। 19th के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? देखने और सुनने की समस्या, सामाजिक अंतरक्रिया में समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, या अवर्त्यात्मक या बारंबार व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो इसमें हमारा आंसर बनेगा देखने और सुनने की समस्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबो डोल प्रयोग से संबंधित है? अंतर्दृष्टि अधिगम, नैतिक विकास, दृक्शरणात्मक अधिगम, या अनुबंधित अनुक्रिया। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को अगर हम मार्क करें तो हम इसको बी ही मार्क करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूं, बट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? शारीरिक परिचालन, चिंतन, समस्या समाधान, या दृष्टि एवं श्रवण। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ा अपने भीतर चिंतन कीजिए, सोच विचार कीजिए। 22 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आपको मैं हिंट दे देता हूँ। यस, इसका आंसर सी या डी में से कोई एक है, बट आप ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन ही आप नेक्स्ट वीडियो की ओर जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाइएगा। बट मैं क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ एक बार पॉज कर लीजिए। 23rd क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, या जिसको हम ABV बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, या निरीक्षणात्मक अधिगम। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा?
क्रिया, प्रसूत, अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएं, खुद देखें इसका क्या होगा, ए बी सी डी चारों में से क्या होगा। आपको मैं हिंट दे देता हूं, ए या बी में से कोई इसका एक करेक्ट आंसर है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदल कर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, शरण, दमन, पूर्व सक्रिय व्यवधान या पश्चगमन। तो अगर हम इसके बात करें 25 क्वेश्चन की तो डेफिनेटली हमारा क्या है इसका आंसर, पूर्व सक्रिय व्यवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह रिश्वत का एक प्रकार है, यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, यह एक रुचिकर उद्दीपक है, यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है। तो 26 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये हमारा एक रिश्वत का एक टाइप कह सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है। यस, समस्या समाधान, परियोजना, खोज या प्रदर्शन। तो 27 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, या भूमिका भ्रम को हम रोल कन्फ्यूजन भी कहते हैं। तो 28 का हमारा आंसर होने वाला है डी, यस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आंख, कान, नाक, हाथ एवं अन्य संवेगी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो वैसे इसके 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, बट डोंट वरी, हम इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। हमारे पास इसका आंसर रहेगा ए, यस, संवेदी गामक अवस्था। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र नहीं है। अनुप्रयोग, विश्लेषण, अनुक्रिया या संश्लेषण। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होने वाला है मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो भी है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाइगोट्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाती है। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर बनेगा डी, यस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया कि किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो हमको बताना है कि ये डेफिनेशन, ये बात किसने परिभाषित की है। ये चारों पर्सन्स के नेम आपके सामने दिए हुए हैं। तो अगर हम चारों आंसर्स में से देखें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम कर्ता मतलब शिक्षु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह क्या है। अन्वेषी, समस्याधारित या मार्गदर्शित या प्रयोजना। तो इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता या सुसाध्य करना। तो इस प्रकार का अधिगम सदांतरण क्या कहलाता है। ऊर्ध्वाधर या अनुक्रमिक या पार्श्वीय या द्विपार्श्वीय। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखें तो हमारा बनेगा यह आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना। बी, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना। या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना। या डी, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। तो अगर हम इसका आंसर ध्यान से देखें तो बनेगा हमारा आंसर डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 6th क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट कक्षा। बी, उपचारात्मक शिक्षण। सी, त्वरण मतलब गतिवर्धन। डी, सामान्य कक्षा में संवर्धन मतलब जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उन बालकों के लिए इसमें से कौन सा कार्यक्रम, कौन सा प्रोग्राम अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है? तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या है? सध्यात्मक विचार या ट्रांजिटिव निष्कर्ष या संज्ञानात्मक मानचित्रण या विकेंद्रीयण? तो अगर हम इसको देखें तो हमारा बनेगा ये ए। यस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की ग्रेड अधिक न्यून है मतलब कम है। उसके गणित के ग्रेड जो है काफ़ी ऊंचे हैं और लेखन कौशल भी पर्याप्त है। तो पारुल को मुख्यतः क्या है? तो इन चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारा आंसर बनेगा डेफिनेटली सी। यस, सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिबोधक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? तो अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर इसका भी सी ही बनने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक निम्नलिखित है, किससे संबंधित है? विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, कार्यिकी के पक्ष से या मनोवैज्ञानिक पक्ष से? तो अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 11। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? ये व्यवहारिक शैली है, आवेगी शैली है, सत्य शैली है या गहन शैली है? तो 11th क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा आंसर नंबर हमारा डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? हमारे पास चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शंस को आप एक बारी ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, ये एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, या मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, या आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से हमारा बचना। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमारा आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र तथा कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, या न तो आंतरिक न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो हमारा आंसर डेफिनेटली बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अधिगम की व्यवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं क्या कहलाती है? दल शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, सहयोगी अधिगम या अन्वेषण अधिगम? तो अगर हम 40th क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? चार ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा।
चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मकता निरंतरता, या वास्तविक विषय व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, या बालकों के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, या विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा आंसर डेफिनेटली बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ब्रोनफेन-बिनेर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं काल तंत्र से, सूक्ष्म तंत्र से, बृहद तंत्र से या बाह्य तंत्र से। तो हमारे पास ये आंसर बनेगा, सिंपल सी बात है, सूक्ष्म तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर हमारा बनेगा ये 18। डैश सामाजिक संज्ञान सिद्धांत की उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार वाइगोट्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर, पियाजे, सेगलर और बंडूरा। अगर हम 17 क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा डी, बंडूरा। इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे क्या कहलाता है? भाषा का व्याकरण, भाषा का ध्वनिग्राम, भाषा का व्यवहारिक रूप या भाषा का रूपग्राम। तो हमारा ये आंसर बनेगा सी, भाषा का व्यवहारिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? पूर्व प्रचलन स्तर या पश्च प्रचलन स्तर या आपसी अंतर व्यक्तिगत स्तर। तो अगर हम 19 क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा सी, यस, पश्च प्रचलन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो इन चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली हमारा बनेगा ये स्थानिक तर्कना, यस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मैं आपको नहीं देने वाला हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन के लिए आप अपनी वीडियोस को पॉज भी कर सकते हैं। जल्दी से जो भी आंसर हो 21 क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से बताएं। चलते हैं हमारे 22 क्वेश्चन की ओर। वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो 22 क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको पता होगा। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर ए और बी में से कोई एक है। तो जो भी आंसर है जल्दी से क्या है इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है? विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, या एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, या बालकों को क्रमवार संक्रियाओं से अनुभव प्रदान करना, या एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना या निर्माण करना। तो 23 क्वेश्चन अगर देखें तो डेफिनेटली हम इसका आंसर बोलेंगे बी, यस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। बी, सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, या सी, विकास आनुवंशिक और वातावरण का उत्पाद है, मतलब परिणाम है। डी, विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 24 क्वेश्चन का अगर हम ध्यान से देखें तो 24 क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ये बी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हों, क्योंकि हर किसी का रोल अलग अलग होता है ना, तो इसलिए अलग अलग होगा। एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित करता है। एक बालक का आहार, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्या का समाधान करेगा उसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है आनुवंशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा, या प्रारंभिक और बाद के अनुभव द्वारा, या निरंतरता द्वारा। तो 25 क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हमारा बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, वीडियोस को एक बारी पॉज कर लीजिए, 4 ऑप्शंस को देख लीजिए। मैं आपको अभी आंसर देने जा रहा हूं, उससे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। यस, हमारा आंसर बनेगा डी,
आगे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? पहचान संकट, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन या पहचान मोचन निषेध, है ना। तो किशोर किशोरी इस अवस्था में होता है ना, तो कौन सी ऐसी कौन सी होती है, कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं जटिल समाज में, है ना। तो 27 क्वेश्चन है। तो 27 क्वेश्चन में हमारे पास इस एज में लगभग हमें पहचान का संकट रहता है, हम पहचान ही नहीं पाते हैं, है ना, लोगों को समझ नहीं पाते हैं, तभी तो हमारे सिलेक्शन कभी गलत होते हैं, रिलेशनशिप्स गलत हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बी, आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं? सी, आप अपने अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक साक्ष्य बना सकते हैं? तो 28 क्वेश्चन हमारा इसका बनेगा आंसर हमारा सी। क्या बनेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और कुंठा के समय विदेशता के साथ अनाप शनाप भी बोलने लगता है। अब यहाँ पे कुंठा का मतलब क्या है? कुंठा का मतलब फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन जब होती है तो वो अनाप शनाप भी बोलने लग जाता है। इसका क्या संकेत है? ये संकेत किसी की ओर करता है? अवधान न्यूनता, अंतःक्रियता विकार के, या मंद अधिगमकर्ता के, या मतलब सीखने वाला के, या मानसिक मंदता के, या स्मृति लोपन के। अगर हम 29 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हमारा बनेगा अवधान न्यूनता, अति संक्रियता विकार के। क्वेश्चन नंबर अब हम 30 देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, आप जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लिया है तो मैं आपको आंसर अब बता देता हूं। तो डेफिनेटली हमारा इसका आंसर बनेगा डी। क्या बनेगा? डी, ब्लूमिया नर्वोसा। तो डेफिनेटली आई होप अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? विकास में परिवर्तन होता है, या प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, या विकास मत पैटर्न अपूर्वानुमान में होते हैं, या विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा सी। यस, कौन सा बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, या साक्षात्कार। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा बनेगा प्रश्नावली। थर्ड क्वेश्चन हमारा, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसके आंसर हमारे दोनों बनने वाले हैं, ए और बी। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली हमारा आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आत्म केंद्रित, आशावादी, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में गमन, या तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। तो इसका हमारा आंसर बनेगा आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? ए 750 ग्राम से 900 ग्राम, बी 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, फिर 1000 ग्राम से 1200 ग्राम, या 800 ग्राम से 1000 ग्राम। तो अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा आंसर बनेगा बी, 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक
हेरिडेटरी जीनिस में व्यक्तित्व विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है ना, सुना हुआ ना आपने ये हेरिडेटरी जीनियस। ऑलपोर्ट, बिगियन हंट, जीन पियाजे या सर फ्रांसिस गाल्टन। तो 6 क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रतिगमन, फिर प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता या युक्तिकरण। तो 7th क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की, या अकानून तथा सामाजिक व्यवस्था। तो अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? संवेगात्मकता, विरोधी, व्यवसाय की चिंता या वीर पूजा की भावना। तो 9th क्वेश्चन की अगर बात करूं तो हमारा आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा? ए, यस ए। तो उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख लेना चाहिए या सीख जाना चाहिए क्या कहलाते हैं? विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, आईईपी, अनुदेशनात्मक उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य। तो 10th क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता या सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना, याद करना। तो अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा औसत धारण, एवरेज रिटेंशन, है ना। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के संबंधित नहीं है? मॉडलिंग, अनुकूलन, अनुकरण या अवलोकनात्मक अधिगम। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 12th क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा आंसर बनेगा बी, यस बी। हमारा आंसर डेफिनेटली बी बनने वाला है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमोर्फ व्यक्तित्व का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? 7-1-1, 1-7-1, 1-1-7 या 4-4-4। तो अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात करूं तो डेफिनेटली हमारा आंसर ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? परिश्रम, प्रियता बनामहीनता या पहचान बनाम भूमिता संप्राति या प्रगाढ़ता बनाम विलगन या उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। तो 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? प्रवाहिता, उद्भव, लचीलापन, मौलिकता। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता, बोले तो क्रिएटिविटी का तत्व फैक्टर नहीं है? तो अगर हम इस आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? पार्श्व, क्रमिक, क्षैतिज, शून्य। तो 16 क्वेश्चन है ये, आंसर हमारा बनेगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? शैशनावस्था, स्वायत्तावस्था, गुदावस्था, मुखावस्था। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखें तो हमारा बी, यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा
किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतु के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो ये डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा किसने दी हुई है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताना है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, आंसर हमारा ए या डी में से कोई हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, या स्थिर उद्दीपक की विधि, या औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि, या डी व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ध्यान से देखिएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पूर्ण संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड, या बंडूरा। ये डेफिनेशन भी डेफिनेटली मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको हिंट देने वाला हूँ कि इसका आंसर होगा हमारा ए या बी में से कोई है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है? स्कीमा, आत्मसात्करण, संतुलीकरण, या समाविष्टीकरण। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा डेफिनेटली हमारा आंसर बनने वाला है ए। यस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हुए कैट को बहुवचन कैट्स, हाउस का हाउसेस, पेन का पेन्स, उसी क्रम में अब बच्चों ने भी क्या किया? मान लो बच्चों को लिखने के लिए दिया होगा टीचर ने माउस, तो बच्चों ने माउस का क्या बना दिया? प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल जब बनाया तो बच्चों ने बना दिया माउसेस। माउस का क्या बना दिया? माउसेस। क्योंकि टीचर ने क्या बनवाया था? टीचर ने बनवाया अभी कैट का कैट्स, हाउस का हाउसेस, पेन का पेन्स, तो बच्चों ने भी यही किया, माउस का बना दिया माउसेस। तो ये रियलिटी में किस प्रकार के अधिगम सदांतरण का उदाहरण है? ये है ऋणात्मक अंतरण। ठीक है, ऋणात्मक अंतरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है? अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, या उद्दीपन की अवधि। तो क्वेश्चन नंबर ये 23 है। 23 के अकॉर्डिंग ये हमारा बनेगा डी। क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? शील गुण सिद्धांत, शील गुण प्रकार सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। डेफिनेटली हमारा आंसर इसका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लाभधी प्रसार है? 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35, या 20 से नीचे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? आलसी, तिकड़मी, शासकीय, या बचकर निकलने जाने वाले जैसा? बचकर निकल जाने वाले जैसा। तो 26 क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा आलसी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? 10, 12, 15, या 28। तो डेफिनेटली इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा, तो जल्दी से इसका आंसर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसका आंसर हो सकता है हमारा ए या बी में से, तो जल्दी से बताना है ए या बी में से हमारा क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इतने, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक, सुडोलकाय। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारा आंसर इसका डेफिनेटली बनेगा सुडोलकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? तत्परता, अभ्यास, मानसिक वृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर इसका बनेगा मानसिक वृत्ति का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है, या किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिगत स्थिति होती है, या किशोरावस्था में वयस्कावस्था की दहलीज होती है, या किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा ए। क्या बनेगा? ए, कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? अभिवृत्ति, तीव्र इच्छा, स्थायी भाव या रूढ़िवादी? तो इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर डेफिनेटली डी बनने वाला है, दैट इज रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में नहीं है? अपरिष्कृत संवेगों का चरण, या मनोभाव का चरण, या आत्मसम्मान का चरण, या पारंपरिक चरण के अनुरूप? तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा डी, यस डी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्षणोन्मुखी होता है, या अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, या अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, या अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, या रटंत स्मृति का सिद्धांत, या समान अवयव का सिद्धांत, या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा बनेगा बी, यस रटंत स्मृति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? सामयिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनीयता, या आत्म मूल्यांकन की क्षमता? तो हमारा ये बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण लागू हो सकता है? मतलब CAT 2 से 5, 0 से 4 वर्ष, 16 से 18 वर्ष, या 3 ईयर से 10 ईयर्स? तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये बनेगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल वृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? पहला है मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं, या मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, या मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, या मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है? तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये बनेगा हमारा सी, यस सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूं, आप अपने आप से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या अधिगम का बंध सिद्धांत, या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत? 8th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आंसर हमारा बी या सी में से है, बी या सी में से है। अब आंसर एग्जैक्ट है क्या, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? लेवेटर, सेंगुइन, फ्रांसिस गाल्टन, एल्फ्रेड बिने और साइमन? यस, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो सकता है ए, बी, सी या डी में से। यस, ए, बी, सी या डी में से। इस क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बट मैं आपको बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके आंसर को मैं जरूर चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जीन पियाजे के में अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? आत्म सातीकरण, या समविष्टीकरण, सांकेतिक, या संतुलन? यस, इसका अगर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा सी, सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। 11 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? सुरक्षा, प्यास, भूख, या विश्राम? यस, सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। 12th क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? जीन पियाजे,
जेरोम ब्रूनर या लेव वाइगोट्स्की या कोहलबर्ग। तो अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा लेव वाइगोट्स्की। अगर हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? यस, भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। स्थानापन्न प्रतिक्रिया, विस्थापन, प्रतिगमन या आत्म करुणा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा आत्म करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 14। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णता, सुखवादी और पूर्णता और सुख प्राप्ति के अनु सिद्धांतों का निर्देशित होता है? इदम, इग, अहम, पराअहम या पित्त प्रकृति। सुना होगा ना आपने, इड, ईगो, सुपर ईगो, और ये तो पित्त प्रकृति। ये तो हमारी 3 प्रकार की प्रकृति होती है, आपको पता होगा। ये जो प्रकृति वाला एग्जाम्पल है ना, ये तो इन प्रकृति होती है हमारी, वात, पित्त, कफ, ये उसी की बात कर रहा है ना। हमारी बॉडी के 3 नेचर होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा स्तर पूर्णता, सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनु सिद्धांतों का द्वारा निर्देशित होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा ए बनेगा, इदम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यस, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा डी, अधिगम, धारण, पुनःस्मरण या पहचान। ये पूरा सीरीज में चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविम प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? आकृतिक, प्रणाली, सांकेतिक या व्यवहारिक। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? दृश्य चित्र, संप्रत्यय, संज्ञान या प्रस्ताव को साध्य। इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मैं आपको नहीं देने वाला हूं, बट आपको मैं हिंट दे देता हूं। इसका आंसर बी या डी में से एक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिखकर बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, बट मैंने आपको हिंट दे दिया है, बी या डी, मतलब संज्ञान या प्रस्ताव में से इसका कोई एक आंसर हो सकता है। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, या जैविक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, या पूर्वाग्रह के आलोचना पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हमारा बनने वाला है ए, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो जनक हैं वो कौन थे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर हमको सीधा से पता ही है, सिगमंड फ्राइड, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि सीमा होती है क्या होती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक हमको सबको सीधा पता होना चाहिए। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। इसका हिंट है हमारा ए या बी में से हमारा इसका एक एग्जैक्ट आंसर है। यस, या तो ऑप्शन ए है, या तो ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन ए या बी में से आपको करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से मुझे बताइएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। मनोविज्ञान की शाखा जो ये अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, क्या कहलाती है? नैदानिक, परामर्श, विकासात्मक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, सी। यस, विकासात्मक, सी आंसर रहेगा। 22 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। बी, अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है। सी, अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। डी, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो अगर हम 22 क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। यस,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षेपी प्रविधि नहीं है? ए शब्द साहचर्य परीक्षण, वुडवर्थ का व्यक्तित्व दत्तपत्र, वाक्य पूर्ति परीक्षण या चित्र कथनात्मक परीक्षण। तो 23rd अगर क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बी। 24th क्वेश्चन देखिए, खेल के अप्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन हमको सीधा ही डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए। डेफिनेटली हमारा आंसर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये किसने कहा कि किशोर अवस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? यस, ये हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बी या डी में से हमारा एक आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने कुछ क्वेश्चन जानबूझकर आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग भी अपना थोड़ा दिमाग लगा पाएँ बहुत अच्छे से, और आई होप आप सबको पता भी हो गया आंसर्स के बारे में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मैंने भी कोई क्वेश्चन अगर गलत कराया है, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है, तो मेरे क्वेश्चंस के ऊपर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा क्वेश्चन मैंने भी गलत किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, दिवास्वप्न देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, शब्दकोश बढ़ता है, मानसिक योग्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अगर हम 26 क्वेश्चन की बात करें तो ये 26 क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो डेफिनेटली ए आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रत्याशित तकनीक है? सहचार्य, समझात्मीय, रचना या प्रवृत्ति। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन के आंसर में से अगर हम देखें तो हमारा आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? समस्या समाधान, सिद्धांत अधिगम, प्रत्यय अधिगम या बहु विभेचन। तो अगर हम 28 क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 एंड देन 30। लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हमारे। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? टोरेंस, मारियस, ओसबर्न, गॉर्डन। तो अगर हम 29 क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है 29 के अकॉर्डिंग हमारा यह बनेगा सी। 30th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है, या आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, या आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है, या आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती हैं। तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा इसमें बी। क्या बनेगा? बी। तो जल्दी से जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? ए काल्पनिक दुनिया में रहना, बी जीवन में संतुलन, सी अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान, या डी अवांछित चिंताओं से मुक्ति। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा काल्पनिक दुनिया में रहना। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आधारभूत स्तर, या स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, या चिंतन का स्तर। तो इसका आंसर होगा हमारा आधारभूत स्तर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काम बाकर मेहदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? ए असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, या उत्पाद सुधार संबंधी कार्य, या पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होने वाला है डी। यस, डी पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त है?
ए सामाजिकरण पर चर्चा या सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता या सामूहिक गतिविधियों का आयोजन या डी सामाजिक संबंधों पर वृत्त चित्र। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर डेफिनेटली होने वाला है सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये हमारा क्वेश्चन है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। हमारे पास देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है संवेग मूल वृत्ति, इसी तरह से संवेग और मूल प्रवृत्ति। ठीक है, ए है हमारे पास क्रोध के साथ निवृत्ति, अधिकार के साथ संग्रह, सी आश्चर्य के साथ जिज्ञासा, भय या पलायन। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, क्रोध निवृत्ति। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, विशेषणात्मक, सृजनात्मक, सैद्धांतिक या व्यवहारिक। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा सैद्धांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ए अर्थहीन विषय वस्तु, बी परिपक्वता की कमी, सी अभिप्रेरणा की कमी या डी सृजनात्मक प्रतिपुष्टि। तो अगर हम इसके आंसर को देखें तो हमारा डेफिनेटली बनने वाला है डी सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। क्या, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 8th क्वेश्चन। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है किसका, आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का या जन्मजात अभिप्रेरणा का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का। चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है, ए 80, 90, 100 या 110। तो अगर हम इस 9th क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 9th क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ए, मतलब 80। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा 10th क्वेश्चन। जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है, निश्चित अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात, निश्चित अंतराल या परिवर्तनशील अंतराल। तो अगर हम 10th क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा ए, निश्चित अनुपात। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 11th क्वेश्चन। व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया, मरे व मॉर्गन, बेलेक, आइजेंक या आल्पर्ट एंड कैटल। तो अगर हम 11th क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, यस ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है, शीलगुण, प्रकार या मूल प्रवृत्ति या मनोविश्लेषण। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होगा प्रकार उपागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है वो क्या कहलाता है, सिफेलिक कोडल या प्रोक्सीमोडियल स्टल या स्प्रिल या वृत्तीय। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं, आलपोर्ट, वुडवर्थ, मैडुगल या आइजेंक। तो अगर हम 14th क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या है इसका, ऑलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है, ए कोई भी दो व्यक्ति संपूर्णतः समान नहीं हो सकते,
या व्यक्तित्व विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों में संबंधित हो सकती हैं, या विभिन्नता विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं, या विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं। तो डेफिनेटली हमारा आंसर ये डी बनेगा। ये जो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की जो विभिन्नता होती है ना, केवल आनुवंशिकता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है, प्रश्नों का कठिनाई का जो स्तर होता है क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है, तो क्या है? तो शाब्दिक परीक्षण या शक्ति या गति या निष्पादन। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो डेफिनेटली हमारा ये है शक्ति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में सब स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? पूर्व रूढ़िगत या रूढ़िगत या उत्तर रूढ़िगत या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा बनेगा ये उत्तर रूढ़िगत। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? साक्षात्कार, प्रक्षेपण, प्रश्नावली या अवलोकन। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, बोले तो क्रिएटिविटी का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करेंगे? कौन से कार्य नहीं करेंगे क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए? मतलब पहला है मौलिकता को प्रोत्साहन, दूसरा भय को दूर करना, या प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, या अपसारी चिंतन का परिहार। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा बनेगा डी, अपसारी चिंतन का परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई है जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, वह क्या कहलाती है? सहज प्रवृत्तियां या मूल प्रवृत्तियां, स्कीमा या संरक्षण। तो अगर हम इस आंसर की बात करें तो इस आंसर को हम कह सकते हैं हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? भूख और प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? बाह्य, अर्जित, आंतरिक या हमारा ये सामाजिक। तो हमारा आंसर बनेगा ये सी, आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? तो इसमें हम कह सकते हैं दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या विस्थापन। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा बनेगा डी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्थाओं की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यह संधिकरण की अवस्था है, या यह अवास्तविकता की अवस्था है, यह पहचान की खोज का समय है, या यह यौवनारंभ की दहलीज है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना मुझे इसका आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोनफेन ब्रेनर के परिसाधारित तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? माइक्रोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम, माइनर सिस्टम या मेसोसिस्टम? यस, इसका आंसर सी या डी में से कोई एक है। तो इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 50-50 मैंने आपको बोल दिया है, मतलब ए और बी तो पक्का नहीं है, सी या डी में से एक आंसर पक्का है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे बताने वाले हैं, इसका आंसर क्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? सुनना और लिखना, बोलना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना या बोलना और लिखना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए और सी में से एक है, ए और सी में से। अब ए और सी में से क्या आंसर है? यस, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए, इसका आंसर हमारा बन सकता है सी।
यस, सी, सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? ये क्वेश्चन वो लोगों को भी पता होगा जो कॉमर्स में बिजनेस स्टडी करते हैं। 5 लेवल्स आते हैं, अब्राहम मास्लो की थ्योरी है ये। तो हमको इसमें बताना है कि ये जो सम्मान की आवश्यकता है ना, रिस्पेक्ट की जो नीड है, ये किस प्रकार की आवश्यकता है? पर्सनल है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है या संवेगात्मक है? किस प्रकार की है ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, इसका आंसर बी या सी में से कोई एक है। किस में से? बी और सी में से। तो इसका जो भी आंसर है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये हमारी कौन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था क्या है? नैतिक वास्तविकता की आवश्यकता है, या फिर दबाव की नैतिकता की अवस्था है, या प्रायत नैतिकता की अवस्था है, या स्वायत्त नैतिकता की आवश्यकता है? तो इसका आंसर डेफिनेटली हमारा क्या बनने वाला है? डी बनने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है, किंतु पानी को पीने के लिए तो बाध्य नहीं कर सकते। मतलब हम घोड़े को पानी के पास तो ला सकते हैं, पर हम उसको मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि पानी को पिए वो। तो यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या बहुप्रतिक्रिया का नियम? तो आप अगर इसका आंसर देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो हमारा इसका आंसर बनेगा ए, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 29। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंधित करने। तो संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम सीधा देखें तो ये आंसर हमको पहले से पता भी है, सबको पता ही होता है, क्योंकि जब भी कोई डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन सबको पता होती हैं। तो ये डेफिनेशन गिवन है मेयर एवं पीटर सेलोवेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। एक शिक्षण अधिगम वह व्यूहरचना जिसमें विभिन्न योग्यता का स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो ये कौन सा है? बहुसंवेदीय अधिगम है, या दल शिक्षण है, या सहकारी अधिगम है, या अभिक्रमित अधिगम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो सकता है ए और सी में से। तो ए और सी में से देखिए तो डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज करके सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लास्ट में आप आंसर इसका देख भी सकते हैं। यस, इसका आंसर होगा हमारा सी, सहकारी अधिगम। तो अगर आपको कोई लगता है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, मैंने कोई आंसर गलत नोट डाउन किया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे भी आप करेक्ट कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो आपके जितने भी आंसर्स होंगे मैं उन सबको वेलकम करूंगा। तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियोस आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।